मॉर्निंग फ्रेंड, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हमारा यह टेस्ट सीरीज चल रहा है लाइब्रेरी साइंस का, जिसके अंतर्गत अभी तक हमने टोटल 26 प्रश्न को कर लिया है सॉल्व। आगे हम 27 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो हमारा 27 नंबर प्रश्न क्या है? तो यह प्रश्न है वह प्रणाली जिसमें पुस्तकें पाठकों के लिए खुली अलमारियों पर रखी जाती है क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है खुली द्वार प्रणाली। तो खुली द्वार प्रणाली में पाठकों को पुस्तकालय की अलमारियों तक सीधी पहुंच होती है, जिससे वे स्वयं पुस्तकों को खरीद वहां से ले सकते हैं, इशू करवा सकते हैं। और इसके विपरीत जो हमारा ये क्लोज एक्सेस सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो पाठक होते हैं वो कैटलॉग के माध्यम से पुस्तकों का जो वहाँ से इशू करने के लिए लाइब्रेरियन से अनुरोध करते हैं और वे उसे अलमारी से ला करके देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा खुली द्वार प्रणाली। ठीक है, तो आगे देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। पुस्तकालय उपकर किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए आय का प्रमुख स्रोत है? तो ये पुस्तकालय जो उपकर है यह सार्वजनिक पुस्तकालय यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी के लिए एक प्रमुख रूप से एक आय का स्रोत है। किस प्रकार से यह स्रोत है? तो यह जो है पब्लिक लाइब्रेरी में जो टैक्स मिलता है इसके माध्यम से वहाँ के जो बिल्डिंग्स हैं, बुक्स हैं, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय। अगला प्रश्न है यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का विकास किसके द्वारा किया गया? तो यूडीसी का जो विकास है यह मुख्य रूप से किया गया था पॉल ऑर्टलेट और हेनरी लॉ फाउंटेन के द्वारा। यह जो पॉल ऑर्टलेट और हेनरी लॉ फाउंटेन थे यह बेल्जियम के ग्रंथ सूचिकार के अंतर्गत एक विशेषज्ञ थे और इन्होंने 19वीं और 20वीं सदी के शुरुआत में जो है यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का विकास किया था। ये जो हमारा यूडीसी है यह डीडीसी पर ही आधारित एक क्लासिफिकेशन स्कीम है और ये जो हमारा यूडीसी है यह काफ़ी विस्तृत है, लचीला है और सभी प्रकार की सूचनाओं को इसमें कलेक्ट किया गया है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पॉल ऑर्टलेट और हेनरी लॉ फाउंटेन। ठीक है, तो अगला हम देख लेते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला हमारा प्रश्न है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी जो है भारत सरकार के द्वारा 2014 में शुरू किया गया था, लेकिन इसकी जो घोषणा है वह 2012 में ही कर दी गई थी। और इसको स्वीकृत कब किया गया था? इसको स्वीकृत किया गया था 28 नवंबर 2013 को। तो अब हम जानते हैं थोड़ा सा कि ये जो हमारा NML है इसको क्यों स्वीकृति मिली थी, क्यों इसकी स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो हमारे देश भर में जो है लगभग 9000 पुस्तकालयों को डिजिटल बनाना। और यह जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत इसका मेंटेनेंस किया जाता है? तो इसका मेंटेनेंस किया जाता है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। और इसके मुख्य रूप से 4 मुख्य घटक हैं: राष्ट्रीय पुस्तकालय जनगणना, मॉडल पुस्तकालयों का निर्माण, मात्रात्मक और गुणात्मक सर्वेक्षण, पुस्तकालय पेशेवरों का क्षमता निर्माण। तो इसका हम यदि आंसर देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2014। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं इनफिलिपनेट का मुख्यालय कहाँ है? सबसे पहले तो हम इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इनफिलिपनेट का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। तो यह क्या है? तो यह सेंटर है एक तरह से, और यह एक क्या है? इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है, IUC। ठीक है, जो विश्वविद्यालयों को एक किस प्रकार से काम करना चाहिए यह बताने का काम करता है, जो विश्वविद्यालयों का UGC के तहत यह कार्य करता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय गांधीनगर में। इससे गांधीनगर कहाँ है? तो ये हमारा गांधीनगर गुजरात में है। तो इसका काम क्या क्या होता है? जैसे यह जो इनफिलिपनेट है यह भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को आधुनिक बनाने, उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देने और सूचना संसाधनों जैसे कि ई-जर्नल्स, डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और सेवाएं संचालित करता है, जैसे कि शोध गंगा, शोध सिंधु, शोध सिंधु। ये सब जो काम किसके हैं? तो ये इनफिलिपनेट के। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम 32। किस समिति ने भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें दी थी? तो पुस्तकालय समिति जो है 1957 की शुरुआत पर 1961 में डॉक्टर SR रंगनाथन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। समिति का जो उद्देश्य हुआ था पुस्तकालय स्कूलों में शिक्षण, परीक्षा
और अनुसंधान के लिए मानकों की अनुशंसा करना था। समिति की रिपोर्ट यूजीसी द्वारा 1965 में प्रकाशित की गई थी और उसका शीर्षक था भारतीय विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय विज्ञान। तो कब किसने किया था? तो ये क्या था? रंगनाथन समिति ने। इसका आंसर कभी हमने देख लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा रंगनाथन समिति। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में मुख्य प्रविष्टि के कितने अनुच्छेद यानी सेक्शंस होते हैं? तो CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में मुख्य प्रविष्टि मैन एंट्रीज के सामान्यतः 6 सेक्शंस होते हैं। ये किसने बताया था? यह बताया था डॉक्टर SR रंगनाथन ने। तो डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा विकसित जो हमारा CCC है, इसमें मुख्य रूप से मैन एंट्री को एक संचलित पराक्रम में बनाया गया है जिसमें कई सेक्शंस होते हैं। तो अब हम इन टोटल 6 सेक्शंस का नाम जान लेते हैं। पहला होता है लीडिंग सेक्शन, सेकंड होता है हेडिंग सेक्शन, थर्ड होता है टाइटल सेक्शन, फोर्थ होता है नोट सेक्शन, अगला होता है एक्सेशन नंबर सेक्शन, लास्ट होता है ड्रेसिंग सेक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल 6 सेक्शंस इसमें होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 34। भारत में इंपीरियल लाइब्रेरी की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? तो भारत में इंपीरियल लाइब्रेरी की औपचारिक स्थापना हुई थी 1891 में। इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की जो स्थापना हुई थी और बहुत सारे जो सरकारी सचिवालय पुस्तकालय थे इनको मिला करके की गई थी। अब हमको ये बताइए कि ये जो हमारा कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है इसकी कब स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1836 में। लॉर्ड कर्जन जो थे उस समय भारत के वायसराय थे। इनकी ही पहल पर जो है ये हमारे जो इंपीरियल लाइब्रेरी है इसकी स्थापना हुई थी। 30 जनवरी 1903 को इसे जो है जनता के लिए खोल दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी जो है और को मर्ज कर दिया गया था, यानी कि उसका रूप परिवर्तित कर दिया गया था और इसी को राष्ट्रीय पुस्तकालय का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1891। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा रिसर्च इन प्रोग्रेस किस प्रकार की सूचना सेवा है? तो रिसर्च इन प्रोग्रेस RIP एक प्रकार का करंट अवेयरनेस सर्विस यानी कि CAS जो है सूचना सेवा है। तो ये क्या होता है? तो यह होता है करंट अवेयरनेस सर्विस का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को उनके रुचि के क्षेत्रों में नवीनतम जो करंट जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो उसको बताना, उससे उसको अवगत कराना। रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन डेटाबेस या अन्य प्रारूपों में उन शोध परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो अभी हाल में चल रही है। ठीक है, यह शोधकर्ताओं को दोहराव से बचने, रिपीट ना होने, संभावित सहयोगियों की पहचान करने और अपने क्षेत्र में नवीनतम सुझावों से अवगत कराने में यह मदद करती है। तो इसके आंसर को देखें तो यह क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सामयिक जागरूकता सेवा यानी कि करंट अवेयरनेस सर्विस। अगला देखते हैं हम 36 नंबर प्रश्न। कॉपीराइट अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? यह कॉपीराइट अधिनियम भारत में 1958 में लागू हुआ था। यह कॉपीराइट अधिनियम जो है 1957 द कॉपीराइट एक्ट जो है भारत में कॉपीराइट कानून का मुख्य वैधानिक ढांचा है। और यह प्रभावी कब से हो गया? तो यह कॉपीराइट अधिनियम 21 जनवरी 1958 को प्रभावी हुआ। तो यह होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कॉपीराइट अधिनियम मुख्यतः साहित्य, नाटकीय, संगीत और कलात्मक कार्यों के साथ साथ सिनेमेटोग्राफ, फिल्मों और साउंड रिकॉर्ड्स के रचनाकारों को उनके कार्यों के उपयोग और वितरण पर विशेष अधिकार प्रदान करता है। ये इस अधिनियम में समय समय पर संशोधन किए गए हैं ताकि इसे तकनीकी विकास और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुरूप बनाया जा सके। कॉपीराइट अधिनियम 1957 का जो इसमें लेटेस्ट संशोधन हुआ है यह कब किया गया है? तो यह किया गया 2012 में। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1958। ठीक है, अगला देखते हैं हम प्रश्न। DDC में तालिका 1 यानी टेबल 1 किससे संबंधित है? तो DDC में जो टेबल 1 है
है स्टैंडर्ड सब डिवीजन से संबंधित है। डीडीसी में तालिका जो टेबल से ऐसी संख्याएं प्रदान करती है जिन्हें शेड्यूल्स से प्राप्त मेन क्लास जो है उसमें उसको जोड़ा जाता है ताकि विषय को अधिक स्पेशल बनाया जा सके। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मानक उपविभाजन। अगला हम देख लेते हैं प्रश्न क्या कहता है। अगला हमारा प्रश्न है 38 प्रश्न क्या है? 38 हमारा प्रश्न है, वह व्यक्ति जो पुस्तकालय का उपयोग करता है क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है आप सब बहुत इजीली बता सकते हैं। वह कहलाता है हमारा पाठक या उपयोगकर्ता। तो पुस्तकालय के संदर्भ में पाठक या उपयोगकर्ता वह व्यक्ति होता है जो पुस्तकालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और संसाधनों का लाभ उठाते हैं। इसमें पुस्तकें पाठक संदर्भ सामग्री का उपयोग करता है, अध्ययन के लिए स्थान का उपयोग करता है, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का उपयोग करता है और वहाँ यदि ज़रूरत पड़ने पर वो कर्मचारियों से भी सहायता लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा पाठक या उपयोगकर्ता। अगला देखते हैं हम 39 नंबर। यह है हमारा पुस्तकालय स्वचालन लाइब्रेरी ऑटोमेशन का क्या अर्थ होता है? तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन का अर्थ होता है पुस्तकालय सेवाओं में कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी का उपयोग, यानी कि लाइब्रेरी और टेक्नोलॉजी का उपयोग। यह हमारा क्या कहलाता है? यह कहलाता है हमारा लाइब्रेरी ऑटोमेशन। पुस्तकालय स्वचालन में पुस्तकालय के पारंपरिक कार्यों जैसे कि एक्सेशन, कैटलॉगिंग, एक्विजिशन, सीरियल कंट्रोल, ओपेक को कंप्यूटरीकृत करना इसमें शामिल होता है। सबसे पहले जानेंगे इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है पुस्तकालय संचालन की दक्षता, सटीकता और गति में सुधार करना, कर्मचारियों को एक ही काम को बार बार करने से रोकना, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना कि ऐसा नहीं कि एक ही काम में वो उलझे रहे। ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर को देखें तो इसके आंसर को हम अच्छे से कैसे करेंगे। इसका आंसर हमारा हो जाएगा पुस्तकालय सेवाओं में कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी का उपयोग। चलिए अब हमें अपना लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 40। अपूपा क्या होता है? आप लोग में कमेंट में बताइए इसका क्या फुल फॉर्म होता है। तब तक मैं आपको बता रही हूँ। अपूपा पैटर्न किससे संबंधित है? सबसे पहले मैं तो बोलती हूँ, सबसे पहले हम किसी भी चीज़ का यदि नाम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं उसका पहले फुल फॉर्म देखते हैं। तो अपूपा का फुल फॉर्म क्या होता है? अ से अलाइन, पी से पेनुम्ब्रल, यू से अम्बिलिकल, फिर पी आता है हमारा, तो पी से क्या होगा? पेनुम्ब्रल, और अ से अलाइन। यह जो है एक तरह से किस प्रकार से हम बुक्स को अरेंज कर सकते हैं, यह पैटर्न है, पैटर्न बताता है। अपूपा पैटर्न पुस्तकों का जो सेल्फ अरेंजमेंट होता है यह इससे संबंधित होता है। यह किसके द्वारा बताया गया था? यह जो सिद्धांत है यह डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा प्रतिपादित पुस्तकों को अलमारियों पर व्यवस्थित करने का एक सिद्धांत है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा पुस्तकों का निधानी व्यवस्थापन, यानी कि बुक्स का सेल्फ अरेंजमेंट। ठीक है, थैंक यू।